कहानी की शुरुआत होती है जब अमीर घर की बेटी नंदिनी बड़े ही शाही अंदाज में अपनी नई ससुराल में एंट्री लेती है। घर बेहद साधारण होता है। चारों ओर पुराने जमाने के फर्नीचर और दीवारों पर हल्की सी सीलन की निशानियां। नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे वो इस नए वातावरण को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हो। ओह माय गॉड, ये घर तो जैसे 1990 में अटका हुआ है। मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, बाबूजी और अम्मा उसे बड़े प्यार से स्वागत करते हैं, लेकिन नंदिनी का ध्यान उनके कपड़ों और घर की सजावट पर ही टिका रहता है। हाँ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। तुमने तो हमारी झोपड़ी को महल बना दिया। अब तो हमारे घर में भी चमक दमक आएगी बहू के आने से। नंदिनी हल्की मुस्कान देते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके मन में बेचैनी है। उसकी आंखें हर जगह एसी या लग्जरी फर्नीचर को ढूंढ रही हैं, जो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। नंदिनी को जब पहले दिन कॉफी की तलब लगती है तो वह किचन में जाती है। उसे किचन में जो चीजें दिखती हैं वो उसे हैरान कर देती हैं। वहां ना कोई मॉडर्न गैजेट्स है, ना कोई माइक्रोवेव, सिर्फ एक पुराना गैस चूल्हा और कुछ जुगाड़ से बने किचन टूल्स। राजीव, ये कैसा किचन है? यहाँ पर कोई भी हाईटेक गैजेट्स नहीं है। यहाँ खाना किस पर बनता है? मुझे कॉफी पीने का मन हो रहा है। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, नंदिनी, बाबूजी और अम्मा को जुगाड़ में महारत हासिल है। उन्हें किसी हाईटेक चीज की जरूरत नहीं। उनकी वजह से इस घर का सारा काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे जुगाड़ लगाते हैं कि हमें ऐसी आधुनिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तभी बाबूजी अंदर आते हैं और नंदिनी को देखते हुए कहते हैं, बहू चिंता मत करो, अगर तुम्हें कॉफी चाहिए तो हमारे पास भी तरीका है। बाबूजी पुराने से स्टील के जग में पानी डालते हैं और कहते हैं, ये है हमारा देसी कॉफी मेकर। बस 5 मिनट रुको और देखो कैसे एकदम परफेक्ट कॉफी तैयार होती है। नंदिनी ये देखकर हैरान होती है। कुछ ही मिनटों में बाबूजी ने जो कॉफी बनाई उसका स्वाद उसे उसके ब्रांडेड कॉफी मेकर से भी बेहतर लगा। ये लोग भले ही गरीब हों, लेकिन इनके जुगाड़ की क्षमता कमाल की है। लेकिन इन्हें ऐसे जुगाड़ लगाने में भी कितनी मेहनत लगती है। नंदिनी ऐसा सोचकर कॉफी के लिए बाबूजी को शुक्रिया करती है और वहां से चली जाती है। एक दिन नंदिनी अपने मॉडर्न कपड़ों में घर के बाहर जा रही होती है, तभी अम्मा उसे रोकती हैं। बहू, ये क्या पहन रखा है? हमारी बहुएं साड़ी पहनती हैं, ऐसे शॉर्ट कपड़ों में बाहर कैसे जा सकती हो? माँ जी, ये मॉडर्न जमाना है, अब सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मॉडर्न होना अलग बात है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलने चाहिए। मैं जानती हूँ तुम बहुत अमीर परिवार से आई हो, लेकिन इस गांव में हमारी भी कोई इज्जत है। नंदिनी कुछ कहती तभी बाबूजी बीच में आ जाते हैं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो बहू? तुम मॉडर्न हो ये तो हमें पता है, लेकिन एक दिन हमारी संस्कृति का अनुभव कर लो। एक बार साड़ी पहनकर देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आगे भी पहनना, वरना जो चाहे वो पहन लेना। नंदिनी को बाबूजी की बात समझ में आती है। अगले दिन वह साड़ी पहनकर अम्मा और बाबूजी के साथ मंदिर जाती है। साड़ी पहनते ही उसे एक नया आत्मविश्वास और सादगी का एहसास होता है। साड़ी में भी एक अलग ही ग्रेस है। शायद अम्मा गलत नहीं कह रही थी। मंदिर से आने के बाद गर्मी में नंदिनी को बहुत प्यास लगती है। वह देखती है कि गर्मियों का मौसम है और घर में कोई फ्रिज नहीं है। नंदिनी को ये बात बेहद परेशान करती है। राजीव, तुमने फ्रिज क्यों नहीं लिया? इतनी गर्मी में हम कैसे रहेंगे? मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। नंदिनी, बाबूजी के रहते हमें फ्रिज की जरूरत नहीं है। नंदिनी को ये बात समझ नहीं आती, तभी बाबूजी आ जाते हैं। अरे फ्रिज क्यों चाहिए भाई, हमारे पास देसी तरीका है। आजकल लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों को क्या पता देसी तरीके से हम पानी को किस तरह ठंडा करके पी सकते हैं। इतना बोलने के बाद बाबूजी घर के पीछे जाते हैं और मिट्टी के घड़े में पानी भर कर लाते हैं। ये देखो बहू, ये है हमारा नेचुरल फ्रिज। इसमें पानी एकदम ठंडा रहता है और फल सब्जियां भी ताजी रहती हैं। नंदिनी को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह घड़े का पानी पीती है तो उसे फ्रिज से भी ठंडा पानी मिलता है। वाकई बाबूजी, पानी ठंडा तो है, लेकिन मुझे तो फ्रिज का पानी पीने की आदत है। हर बार बाबूजी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर नंदिनी की परेशानी को हल करने की कोशिश करते। ऐसे ही एक बार नंदिनी अपने दोस्तों से वीडियो कॉल करना चाहती थी, लेकिन घर में नेटवर्क का कोई अता पता नहीं। वह परेशान होकर इधर उधर घूमती है, लेकिन हर जगह नो सिग्नल दिखता है। राजीव, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? मैं दोस्तों से बात नहीं कर पा रही हूँ। काश के यहाँ पर कोई वाईफाई होता या नेटवर्क बूस्टर होता। फिक्र मत करो, राजू और चिंटू के पास इसका भी जुगाड़ है। तभी बाबूजी हंसते हुए आते हैं। बहू, नेटवर्क चाहिए ना? जाओ राजू, अपनी भाभी की मदद करो। राजू अपनी नंदिनी भाभी को घर की छत पर ले जाता है, जहां उन्होंने एक ऊंचे बांस के ऊपर फोन टांग रखा है। ये देखो भाभी जी, यहाँ सबसे ज्यादा नेटवर्क आता है। अब आराम से बात करो अपने दोस्तों से, नेटवर्क में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सुनते ही नंदिनी को हंसी आ जाती है, लेकिन ये जुगाड़ देखकर वो और भी प्रभावित होती है।
माना मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन हर एक चीज का जुगाड़ करके रखा है। कुछ जुगाड़ अच्छे थे, कुछ जुगाड़ से नंदिनी दुखी भी हो गई थी, क्योंकि हर बार वह छत पर जाकर तो फोन पर बात नहीं कर सकती थी। ऐसे एक दिन राजू और चिंटू में महाभारत शुरू हो जाती है बिस्तर पर सोने के लिए। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? ये बिस्तर मेरा है, यहाँ पर मैं ही सोऊंगा। नहीं, यहाँ पर मैं सोऊंगा। तुम रोजाना बेड पर सो जाते हो और मैं जमीन पर सोता हूँ। कम से कम मेरे बारे में थोड़ा तो सोचा करो। उनकी ये लड़ाई देखकर नंदिनी उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? भाभी राजू को बोलो ना मेरे बिस्तर पर ना सोए, मुझे जमीन पर नींद नहीं आती। भाभी, मैं ही क्यों हमेशा नीचे जमीन पर सोऊं? इसे भी तो कभी कभी जमीन पर सो जाना चाहिए। नंदिनी दोनों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहां पर बाबूजी आते हैं। अरे तुम दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, परेशान मत हो, कल से तुम दोनों ही बेड पर सोया करोगे। जी आप ये क्या बात कर रहे हो? हम गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया बेड खरीद कर इस घर के अंदर ला सके। अम्मा, आप चिंता मत करो, बाबूजी कोई ना कोई जुगाड़ तो ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर बाबूजी मुस्कुराने लगते हैं और अब नंदिनी के मन में भी यही चल रहा था कि बाबूजी ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाएंगे जिससे पैसा भी ना लगे और चिंटू राजू दोनों को बेड मिल जाए। वो रात तो जैसे तैसे कट जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो बाबूजी जंगल से कई सारी लकड़ियां लाकर उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। बाबूजी क्या कर रहे हैं? बहू, ये तो मुझे भी नहीं पता। बहुत मेहनतों के बाद बाबूजी चिंटू के बेड पर ही राजू के लिए ऊपर एक बेड बना देते हैं, यानी कि डबल बेड, जो दिखने में भी सुंदर लगता है। वाह बाबूजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अभी तक का सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये आपका। धीरे धीरे नंदिनी को अपने ससुराल वालों के जुगाड़ और सादगी भरे जीवन में मजा आने लगता है। वह अपने अमीर मॉडर्न लाइफस्टाइल को छोड़कर इन लोगों के साथ जीना सीख जाती है। एक दिन वह राजीव से कहती है, राजीव, तुम्हारा परिवार बहुत खास है। इनकी सादगी और जुगाड़ से मैंने असली खुशी का अनुभव किया है। कभी कभी हमें जिंदगी को थोड़ा सरल और सादगी भरा भी जीना चाहिए, लेकिन इतनी जुगाड़ के बाद भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजीव मुस्कुराते हुए नंदिनी को गले लगा लेता है। नंदिनी, जिंदगी का असली मजा यही है। पैसा और शानो शौकत से ज्यादा जरूरी है दिल से खुश रहना। राजीव की ये बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश होती है, लेकिन अब वह अपने गरीब ससुराल वालों के इन जुगाड़ को ठीक करने के लिए अपने अमीर पिता से अपने अकाउंट में पैसे डलवाती है और उन पैसों से वह राजीव के घर की मरम्मत करवाती है। मरम्मत के बाद पूरा घर अच्छा हो जाता है और यही नहीं, घर में मिट्टी का चूल्हा हटाकर वहां पर गैस चूल्हा रखवा देता है। कॉफी बनाने के लिए कॉफी मशीन ले आती है, साथ में एक घर के अंदर वाईफाई भी लगवा देती है। इन सभी चीजों से उसके गरीब ससुराल वालों को बहुत आसानी पड़ती है। अरे तुमने तो बाबूजी के सारे जुगाड़ ही हटवा दिए। अच्छा है ना बेटा, अब मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ और कब तक जुगाड़ लगाता रहूंगा। ये सुनकर अम्मा बहुत मुस्कुराती हैं। तुम्हारे बाबूजी की आधी उम्र तो यूं ही जुगाड़ लगाने में ही बीत गई। चलो अब जाकर अमीर बहू के चलते इन्हें बाकी की जिंदगी जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा की इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और इधर नंदिनी, चिंटू, राजू और राजीव सभी हंसने लगते हैं और बाबूजी भी। एक रात राजीव नंदिनी से अपने कमरे में प्यार से कहता है, नंदिनी, तुमने तो इस जुगाड़ू घर में आकर मेरी जिंदगी और मेरे घर वालों की जिंदगी ही बदल दी। तुम्हारा ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, और फिर अब हम लोगों को किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। इस तरह अमीर मॉडर्न बहू गरीब जुगाड़ू ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।